तो एपिसोड 2 मोहम्मद बिन कासिम का एपिसोड 1 था, हमने वो डिस्कस कर लिया। अब इस एपिसोड 2 ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के एपिसोड बना रहा हूँ, 1 2 3 4 आज़ादी तक। अब महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद बिन कासिम के पास बाद में दूसरा जो इंडिया पर अटैक किया था, इंडिया पर हमला किया था, बड़े सगीर सब कंटिनेंट में जो आया था, इन्वेड किया था, अटैक किया था, वो था महमूद ऑफ गजनवी, आल्सो नोन एज महमूद गजनवी। तो इसको गजनवी भी कहा जाता है। was a pivotal figure in Indian and Islamic history। ओवरव्यू डिटेल देखते हैं इसकी। अभी 2 लफ्ज़ हैं यहाँ पर, मैं आपको आसान उर्दू में वर्ड शेयर करता हूँ, इसके लिए 2 वर्ड हैं, मैं आपको ज़रूर दूंगा। पिवोटल फिगर मतलब कि मेन पर्सनालिटी, की पर्सन, की का मतलब भी मेन होता है, चीफ प्लेयर। अब उर्दू में इसकी मीनिंग है पिवोटल। पिवोटल फिगर का मतलब है अहम शख्सियत, अहम किरदार, अहम शख्स, मेन शख्स, इसकी मीनिंग यही है। तो महमूद गजनवी ने पिवोटल फिगर, मेन रोल पर किरदार अदा किया इन द इंडिया में और इस्लामिक हिस्ट्री में। आगे देखते हैं इसकी अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड, मतलब कि शुरुआती महमूद गजनवी की ज़िंदगी क्या थी, कहाँ पैदा हुए, क्या क्या हुआ, उस कहाँ से उभरे निकले, और बैकग्राउंड में यही चीज़ें होती हैं कि वो कौन था, कहाँ से आया, क्या मकसद था, क्या था, ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो बॉर्न 971 CE में पैदा हुआ था। गजनी जो कि अफ़गानिस्तान का एक इलाका है, शहर है, वहाँ पर ये पैदा हुआ था। ठीक है, तो ये गजनी में पैदा हुए थे। CE का मतलब होता है ईस्वी, मतलब कि कौन सी ईस्वी, कौन सी सदी, कौन सा दौर और साल चल रहा था। और CE का मतलब है कॉमन एरा। आगे चलते हैं। महमूद गजनवी का फादर सुब्तगीन था, फाउंडर ऑफ गजनविड एम्पायर, जिसने गजनविड एम्पायर बनाया था, अपनी सल्तनत बनाई थी, जिसका नाम था गजनविड। ठीक है, तो इसकी मदर अननोन का मतलब है कि इसकी मदर का पता नहीं है, हिस्ट्री में कहीं पर लिखा नहीं गया, इसके लिए अननोन ही कर दो। ठीक है, ओके। तो सक्सेसर टू हिज फादर्स थ्रोन इन 1998 CE, मतलब कि ये जो सुब्तगीन और ये महमूद गजनवी था ना, ये तख्त पर चढ़ा, अपने फादर के तख्त पर ये चढ़ा, मतलब कि ये बादशाह बना 998 CE में, 998 ईस्वी में ये महमूद गजनवी एक बादशाह बना, अपने फादर की तख्त पर बैठा। आगे देखते हैं, इनकी मीनिंग यही है। ये हो गया बैकग्राउंड और इसकी ज़िंदगी अर्ली, शुरुआती। बाद में तो इसने बहुत बड़े बड़े काम किए, तो ये तख्त पर बैठा, ये बादशाह बन गया। तो आगे चलते हैं। उसके बाद कॉन्क्वेस्ट एंड मिलिट्री कैंप्स, मतलब इसने कौन कौन से इलाके फ़तह किए, कब्ज़ा किया, और इसने क्या क्या फतूहात की। मिलिट्री कैंप, फौजियों के साथ जाकर कहीं पर
इलाका फतह करने से पहले कैंप लगती है। जो कैंप आपको पता है कैसे लगती है, जैसे कैंप लगती है, एक झोपड़ी बनती है, वहाँ पर बैठकर इंतज़ार करते हैं कि कब अटैक करना है, क्या नहीं। इस तरह से मिलिट्री थी, इसकी साथ फौज में एक कैंप बना के वहाँ पर ये रह रहे थे कि इससे आगे अब हमला करना है। ये कैंप ऐसे बनाते थे, ठीक है। तो इसने कैंप कौन कौन सी लगाई और फतुहात क्या किया, कब्ज़ा कहाँ कहाँ पर किया, कैसे किया, देखें। 17 इन्वेंशन ऑफ द इंडियन बिटवीन 1001 एंड 1026 CE defeated जयपाल हिंदू शाही रूलर ऑफ पंजाब एंड कश्मीर। देखो 17 हमला किए महमूद गजनवी ने इंडिया में, और ये 17 हमला 1001 से लेकर 1026 ईस्वी तक इसके बीच में किए और डिफीटेड जयपाल हिंदू शाही रूलर था पंजाब और कश्मीर का। इसको शिकस्त दी, जंग जीती। महमूद गजनवी ने जयपाल को हराया और जंग जीती। आगे देखें, आनंदपाला सक्सेसर ऑफ जयपाला। तो सक्सेसर का मतलब होता है जयपाल के तख्त पर अब आनंदपाला बैठा, शायद उसका बेटा होगा, इसके लिए उसके तख्त पर आनंदपाल बैठा। जैसे महमूद गजनवी अपनी फादर की तख्त नशीन की, अपने फादर की कुर्सी संभाली बादशाहत वाली, इसी तरह से जयपाल की आनंदपाला ने कुर्सी संभाली बादशाहत की। तो ट्राइलोचनपाला लास्ट रूलर ऑफ हिंदू शाही रूलर। ये हिंदुओं की कोई सल्तनत थी, कोई डायनेस्टी थी, वहाँ पर इनकी हुकूमत थी। तो उसके बाद ट्राइलोचनपाला लास्ट हिंदू शाही रूलर था। कन्क्वेस्ट टेरिटोरीज, इसने फतह किया इलाकों को, प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो जो ये इलाके थे इनको फतह किया, जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में इलाके आते हैं ना, उन इलाकों पर इसने कब्ज़ा किया था। नॉर्थ इंडिया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन पर इसने, नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली आती है, इन नॉर्थ इंडिया में ये तीनों आते हैं और इन तीनों पर इसने कब्ज़ा कर लिया आके महमूद गजनवी ने। पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड बंगाल। तो राजस्थान भी इसका पार्ट बन गया, गुजरात भी बन गया, आखिर बंगाल भी बन गया। आगे देखते हैं, ये अटैक किए इसने इन जगहों पर, इंडिया में आके 17 हमले किए थे। तो बहुत सालों तक इसकी अटैक चलते रहे। तो नोटेबल कन्क्वेस्ट, नोटेबल का मतलब होता है जो कि जिन पर गौर किया गया हो, जो कि फतुहात इसकी नोटेबल है, जो कि काबिल ज़ाहिर है, नोट की हुई है। और तो वो ये है, सोमनाथ टेम्पल 1025 CE। सोमनाथ पहले नंबर पर इसने अटैक किया था और फतह किया था। सोमनाथ मंदिर को 1025 में ईस्वी में destroy the famous Shiva temple in गुजरात, taking its wealth and idol। अब अटैक पहला किया था महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में, और डेस्ट्रॉयड फेमस शिवा टेम्पल, हिंदुओं का फेमस शिवा टेम्पल एक मंदिर था जिसको
इसने तबाह किया, बर्बाद किया, तोड़ा महमूद गजनवी ने, जो कि गुजरात में था। और इसकी दौलत और बुतों को, जो सोने का बुत बना हुआ था, सोने का, क्योंकि हिंदुओं के पास उस दौर में बहुत दौलत होती थी और वो अपने भगवान सोन चांदी पैसों से बनाते थे। मंदिर इनका पैसों से भरा होता था, मूर्तियां सोन गोल्ड की बनी हुई होती थी, इसलिए उन मूर्तियों को आइडल कहा जाता है। उन मूर्तियों को भी ये उठा के लेके गया और वहाँ से ढेर सारी दौलत लूट के चला गया। अच्छा, ये हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं, कन्क्वेस्ट मतलब कि इसने क्या क्या चीज़ें फतह की। तो पहला अटैक इसने सोमनाथ पर किया और यहाँ से ये चीज़ें लेके गया। दूसरा अटैक इसने किया मथुरा में किया, दूसरा अटैक 1018 ईस्वी में, और कैप्चर, उस पर कब्जा कर लिया और उसको लूट लिया, उस शहर को, मथुरा सिटी को 1018 ईस्वी में इसने कब्ज़ा किया। कैप्चर्ड का मतलब है कब्ज़ा किया, उसको कैप्चर किया। और प्लंडरिंग मतलब कि लूट लिया सारी शहर को। उसके बाद तीसरी अटैक किया इसने कनौज पर। कनौज 1018 में ही इसने CE में डिफीट किया। रूलर राजयापाला, ठीक है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट मतलब कि इसके अटैक थे। आगे देखें, ये एक किस्म का जो हम एपिसोड मैंने शुरू किया है मोहम्मद बिन कासिम से, यहाँ से आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि CSS में आपको मोहम्मद बिन कासिम से लेकर जो भी ये सल्तनत बादशाही, इतनी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं। ये बस स्क्रीन टेस्ट में और MCQs ज़्यादातर यहाँ से आते हैं। डिटेल भी होती है थोड़ी बहुत ही, जो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ ये इनफ है CSS के लिए। जो भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं, मैंने कंप्लीट सारे वही टॉपिक्स अपलोड करता हूँ। बाकी हज़ारें चीज़ें हैं गूगल, यूट्यूब और बुक्स में, और बुक्स पाकिस्तान अफेयर्स के इंडियो पाक हिस्ट्री पर इतने लिखे हुए हैं, कोई भी नहीं पढ़ सकता। इसके लिए मैंने सिलेबस लिया है, सिलेबस है टू द पॉइंट, जो भी टॉपिक्स हैं CSS में आते हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। आगे देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स। इसका मतलब कि इसने कहाँ कहाँ पर हुकूमत की और कौन कौन सी तब्दीली की। पहले वहाँ पर कोई कानून बना हुआ था, रिफॉर्म्स, उसको चेंज करके दूसरा कानून बना लिया, रिफॉर्म्स उसको कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि उसने अपनी हुकूमत कायम की, अपना कानून चलाया, अपनी मर्जी चलाई। तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश द सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट विद द गवर्नर्स एंड ऑफिशियल्स। यहाँ पर इसने ये बताया हुआ है कि लिखा हुआ है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी इसकी, मतलब कि पूरे इलाके पर, हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करना, एडमिनिस्ट्रेशन, और एस्टेब्लिश सेंट्रल गवर्नमेंट। एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई। सेंट्रल गवर्नमेंट वो होती है जो पूरे मुल्क को रन करती है, जिसकी वजह से पूरा मुल्क चलता है। जैसे कि आज पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट है, इस्लामाबाद से पूरे मुल्क के कानून, हर चीज़ वहाँ से बनती है, हर चीज़ वहाँ से रन होती है। और एक मिसाल दूँ आपको समझाने के लिए आसान करके, जैसे स्टेट बैंक है, पूरे पाकिस्तान की बैंक का कंट्रोल उसके हाथ में संभालती है। तो ये पूरे हिंदुस्तान का कंट्रोल इसने कायम किया, गवर्नमेंट बनाई जो कि पूरी सेंट्रलाइज इसके हाथ में थी, उसकी सेंटर, उसका मरकज़। गवर्नर्स थे उसके नीचे अपने रखे। ऑफिशल्स का मतलब ये होता है ऑफिसर, अपने ऑफिसर रखे। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई और गवर्नर्स रखे और वहाँ पर ऑफिसर अपने अपने भर्ती किए। उस दौर में उनको जो भी कहा जाता था, लेकिन मॉडर्न
वर्ड में हम उसको गवर्नर कहते हैं, जो उसने रखे थे और गवर्नर्स उस दौर में थे। और ऑफिशियल्स ऑफिसर किस में रखे, अपनी जगहों पर, इलाकों पर अपने रखे, अपनी सेंट्रल हुकूमत बना ली। दूसरे नंबर पर इसकी एडमिनिस्ट्रेशन और रिफॉर्म्स, जस्टिस सिस्टम मतलब कि इंसाफ वाला सिस्टम इसने बनाया। इम्प्लीमेंट इस्लामिक शरिया, इस्लामिक लॉ, शरिया एंड एस्टेब्लिश्ड कोर्ट्स। और महमूद गजनवी ने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई पूरे मुल्क की। उसको गवर्नर्स और ऑफिसर्स, ऑफिशियल और ऑफिसर एक ही लफ्ज़ है, ठीक है। ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स एक ही चीज़ है, ठीक है, आप समझ लें। तो दूसरे नंबर पर इसने ये रिफॉर्म्स लाया, ये एडमिनिस्ट्रेशन की, के जस्टिस सिस्टम मतलब कि इंसाफ वाला निज़ाम बनाया, इंसाफ वाला निज़ाम बनाया। इम्प्लीमेंट किया इस्लामिक लॉ, इस्लामिक कानून को नाफिज किया, बनाया हिंदुस्तान के अंदर। और शरिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कानून हैं, जो तरीके हैं, तो और उसको शरिया कहा जाता है, इस्लामी। तो शरिया एंड एस्टेब्लिश कोर्ट्स, इसने कोर्ट्स भी बनाई, कोर्ट जिसको हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, कोर्ट्स भी इसने बनाई। ये इस्लामी कानून भी बनाया, इस्लामी शरिया को भी बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब कि इसने इकोनॉमिक का कानून भी बनाया। एनकरेज्ड द ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड को बढ़ाया, कारोबार, व्यापार, इन चीज़ों को बनाया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इसने ये काम किए। डिटेल में डिस्कस करें कोई फ़ायदा नहीं, इसके लिए समझे टू द पॉइंट, और इससे ज़्यादा चीज़ में नहीं पूछा जाता, ठीक है। इसने ये कानून बनाए थे 3-4 एडमिनिस्ट्रेशन और रिफॉर्म्स आप इसको कह सकते हैं। देखें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इसने ट्रेड और कॉमर्स, कारोबार, व्यापार, इन चीज़ों को इसने बढ़ाया, किया, शुरू किया, लोगों से करवाए। और कल्चरल पैट्रोनेज, सपोर्ट स्कॉलर्स, पोइट्स एंड आर्टिस्ट। तो हम बात कर रहे थे कल्चरल पैट्रोनेज, इसका मतलब अब क्या है? इसका मतलब है सकाफत की सरपरस्ती करना, सकाफत की हमायत करना, सकाफती तरक्की करना। मतलब कि जो मुसलमानों की सकाफत है, जो कल्चर है उनका, उनको पैट्रोनेज करना, मतलब कि उसको तरक्की देना, उसको आगे बढ़ाना, उसकी सपोर्ट कर। तो उस मुसलमानों के कल्चर में क्या चीज़ें आती है? मुसलमानों के कल्चर में स्कॉलर्स आते हैं, पोइट्स आते हैं इस्लामी, और आर्टिस्ट आते हैं। तो सबसे पहले स्कॉलर, स्कॉलर मतलब कि हमारे उल्मा, आलिम, बड़े बड़े जो हैं मुसलमानों के, उनको सपोर्ट करना, ये भी कानून बनाया, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन बनाई। महमूद गजनवी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए। उसके बाद पोइट्स, जैसे कि हमारा पोइट है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल से पहले इसके महमूद गजनवी के दौर में बहुत बड़े बड़े मुसलमानों के शायर होंगे। तो कभी फिर लेक्चर बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस महमूद गजनवी ने किस किस की सपोर्ट की थी। तो जो आर्टिस्ट थे, मतलब कि जो पुराने दौर में आर्टिस्ट थे, दीवारों पर, पत्थरों पर कुछ लिखते थे, कुछ तस्वीरें, कुछ चीज़ें बनाते थे, उनको सपोर्ट। ठीक है, तो आगे देखें, ये एडमिनिस्ट्रेशन थी इसकी और रिफॉर्म्स थे, जो कि इंडिया में कब्ज़ा करने के बाद इसने ये चेंजेस लाई। और इस पर एक कंट्रोवर्सी चलती है
वो हम कंट्रोवर्सी नीचे डिस्कस करते हैं। अभी टू द पॉइंट बात करेंगे तो अच्छा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल लाइफ एंड लेजेसी। इसकी पर्सनल लाइफ को थोड़ी मतलब कि इसके इंट्रोडक्शन को, इसके ज़िंदगी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें तो इसकी पर्सनल लाइफ और लेजेसी क्या थी। तो देखें, मैरिजेस, मैरिड मल्टीपल टाइम्स, इसने बहुत बार शादियां की थी, इंक्लूडिंग इंडियन प्रिंसेस, इंडिया की जो महारानी थी, बादशाहों की बीवियां थी, जो सल्तनत पर रानियां बैठी होती है, और इंडिया पर हमला किया, इंडिया पर कब्ज़ा किया, उनके हर कब्ज़ा किया तो बादशाहों को मार दिया, तो उन रानियों से भी शादी की थी इसने, ठीक है। दूसरे नंबर पर इसकी पर्सनल लाइफ में ये आता है कि चिल्ड्रेन हैड सेवरल सन्स, इसके बहुत सारे बेटे थे, इंक्लूडिंग मोहम्मद एंड महमूद। ये दो नाम हैं जो कि इसके बेटों के हैं, एक का नाम था मोहम्मद, दूसरा का महमूद, तो ये इसके बेटे थे, ठीक है। और पर्सनल लाइफ में लेजेसी में ये था डेथ ऑन अप्रैल 30। ये स्क्रीनिंग एमपीटी टेस्ट में एमसीक्यूज़ के हिसाब से ये चीज़ें आती हैं, ये ज़रूरी है याद करना। बाकी डिटेल में इतना क्वेश्चन जो आंसर होता है लिखना होता है 7 पेजों पर, पाकिस्तान अफेयर्स का जो भी पेपर होता है देना होता है, तो उसमें डिटेल में नहीं जाते, यहाँ से एमसीक्यूज़ आते हैं। वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से नीचे जो हिस्ट्री है ना, शायद उसमें से ही डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी हमारी सारी टाइमलाइन ही पूछ लेते हैं सीएसएस वाले। अभी देखें 1930 में ये इसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है सीई ईस्वी में इन गजनी। गजनी जो इसका अपना शहर था जो कि अफ़गानिस्तान में है, वहाँ पर ये जाके मर गया, डाई। टॉम बोरिड इन गजनी अफ़गानिस्तान, और गजनी अफ़गानिस्तान में गजनी है, गजनी में इसकी दफनाया गया, इसकी टॉम्ब मतलब के कब्र वहाँ पर है। आगे देखें इम्पैक्ट ऑन इंडियन हिस्ट्री। तो क्या असरात छोड़े, क्या नतीजा निकला इस इंडिया की हिस्ट्री में, महमूद गजनवी ने क्या असर छोड़ा, इसकी वजह से क्या क्या हुआ था, वो असर हमें क्या दिख रहा है, क्या हुए थे असरात, वो हम अभी बात करेंगे। इम्पैक्ट ऑन इंडियन हिस्ट्री, इसका इंडिया की हिस्ट्री पर क्या असर रहा। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल, तो इसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम और इसकी वजह से इस्लाम फैला बरे सगीर में, सब कंटिनेंट पे, और मुसलमानों की हुकूमत बनी, मुसलमानों का रूल बनना शुरू हो गया। तो पेव द वे फॉर मुस्लिम रूल इन इंडिया, एक रास्ता बना दिया, एक राह हमवार की रास्ता बना लिया मुसलमानों की हुकूमत का इंडिया में, ठीक है। कल्चरल एक्सचेंज, जो कल्चरल था, जो हर किसी का अपना अपना कल्चर होता है, उनको बहुत कल्चर्स को एक्सचेंज किया, तब्दील कर दिया, क्योंकि पहले अभी देखें फैसिलिटेटेड कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन इंडियन एंड सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में एक्सचेंज कर दिया कल्चर को। तो हम बात कर रहे थे कल्चरल एक्सचेंज। कल्चर का जो बात अभी यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, ये बहुत आसान वर्ड है, इनको डिफ़िकल्ट ना समझें। फैसिलिटेट किया कल्चर एक्सचेंज को बिटवीन इंडिया और सेंट्रल एशिया को। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल एशिया क्या है, उसके बाद इंडिया, तो आपको पता है कौन सा इलाका था उस वक्त में। बड़े सभी सब कंटिनेंट को इंडिया कहा जाता था, पाकिस्तान भी इसके अंदर आता है, अफ़गानिस्तान बड़े सगीर सब कंटिनेंट के बाहर था, ठीक है। तो अभी मैं आपको सेंट्रल एशिया की बात बता रहा हूँ सबसे पहले। अभी देखें सेंट्रल एशिया रशिया और
रशिया के साउथ में और चाइना के वेस्ट का जो एरिया है, रशिया के साउथ और चाइना के वेस्ट का जो एरिया है, इसको हम सेंट्रल एशिया कहते हैं। और उसमें कौन से मुल्क आते हैं ये भी आपको बताना ज़रूरी है। उसमें मुल्क आते हैं अफ़गानिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे मुल्क इस सेंट्रल एशिया में शामिल है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के ऊपर और उस साइड में जो मुल्क है ना, उसको हम सेंट्रल एशिया कहते हैं। तो ये मुल्क सारे में डिस्कस कर चुका। अफ़गानिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान जैसे मुल्क इसमें सेंट्रल एशिया में शामिल है। और हिस्ट्री में पुराने दौर में यहाँ पर तारीख़ में सिल्क रोड था यहाँ पर, और मंगोल एम्पायर था। मंगोल और सिल्क रोड का ये हिस्सा था। सिल्क रोड क्या है ना, जब पुराने दौर में सिल्क जो चाइना है ना, वो सिल्क का मतलब का रेशम का कपड़े का कारोबार करता था। महीनों महीनों घोड़े और गधों पर लेके जाता था उस सामानों को, सिल्क कपड़े को। तो उसको सिल्क रूट इसके लिए बनाया गया था। ठीक है, आज यहाँ हम बात कर रहे हैं महमूद गजनवी की, तो दूसरी कोई बात डिस्कस बीच में नहीं करेंगे। आपकी नॉलेज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये था सेंट्रल एशिया। ठीक है, अभी आप सेंट्रल एशिया को समझ गए। अभी आप देखें कल्चर एक्सचेंज का मतलब क्या है। कल्चर का एक्सचेंज मतलब है सेंट्रल एशिया और इंडिया पाकिस्तान का जो ये इलाका था, इस सब में क्या चेंज किया, एक्सचेंज किया। एक्सचेंज ये किया कि जो इनके मामला तो राब्ता था वो उनका बढ़ा दिया, कल्चर वैल्यू को बढ़ा दिया और ट्रेडिशन को बढ़ा दिया। ट्रेडिशन का ट्रांसफ़र, कल्चरल वैल्यूज़ और ट्रेडिशन का ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, जो आर्ट है, जो लिटरेचर है, जो म्यूज़िक है और जो एजुकेशन है, उसकी चेंजिंग की। इन सारे इलाकों की तालीम भी चेंज की, मिलाई झुलाई सबको। म्यूज़िक जो था वो सारा, म्यूज़िक के बारे में डिटेल में भी लिखा हुआ है कहीं पर। तो ये किस तरह से म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट खरीद करता था और अपने लिए वो करता था। लिटरेचर बहुत चीज़ें होती हैं जो लिखी होती थी उस दौर में, किसी पत्थर पर या किसी चीज़ पर बनाई जाती थी। तो आर्ट तो आपको पता है, आर्ट एक फ़न है जो कि हाथ से बनाई हुई चीज़ें, पेंटिंग हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हाथ से बनाई गई हो, लकड़ी की हो, किसी चीज़ की, वो आर्ट कहलाया जाता है। तो इसकी एक्सचेंज कर ली, मतलब कि इसमें तब्दीलियां कर दी, मिक्स कर दिया, आपस में इन सबको जोड़ दिया। सेंट्रल एशिया को, इंडिया और पाकिस्तान सब कंटिनेंट से सेंट्रल एशिया को जोड़ दिया, कल्चर के ज़रिए फैसिलिटेट किया। मतलब कि सहूलतें इधर की उधर, उधर की इधर पहुंचाई। ये बात लिखी हुई है, समझ गए। कल्चर एक्सचेंज मतलब कि इंडिया के अंदर वो चीज़ें लाई गई जो कि सेंट्रल एशिया के अंदर थी, और इंडिया की चीज़ें वहाँ पहुँचाई गई जो कर वहाँ पर नहीं थी। अब मैंने आपको डिटेल से समझाया, समझ गए। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि इकोनॉमिक का मतलब होता है जो कि पैसों का लेन देन का हिसाब किताब होता है ना। जो भी हम घर में जो हमारी इनकम आती है और जो महीने का खर्चा होता है, उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। आसान लफ्ज़ों में आसान करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम मुल्क का उसने ग्रोथ की, बढ़ाया। एस्टिमुलेटेड का मतलब है व्यापार बढ़ाया, इंक्रीज़ किया। कमर्स, कारोबार, दौर, व्यापार, ये सब कुछ बढ़ाया, इकोनॉमी को बढ़ाया। पैसे की ओ क्या किया, पैसों का मतलब कि पैसे में तरक्की की, दौलत हासिल की।
iconoclams, destruction of Hindu temples and idols. इसने ये काम किया था। दूसरा इम्पैक्ट इंडिया के अंदर ये रहा था कि इसने तबाही मचाई थी हिंदुओं के मंदिरों की और उनके बुतों को तोड़ा था, तबाह किया था, क्योंकि ये मुसलमान था, ये इस्लामी स्कॉलर था। तो ये कुछ चीज़ें थी महमूद गजनवी के बारे में। उसने इंडिया के अंदर क्या असर छोड़ा, लास्ट में ये चीज़ें करके वो चला गया। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म्स एंड कंट्रोवर्सी, तनकीद और दो फिलोसोफर्स हो, चाहे मुल्क हो, चाहे लोग हो, कोई भी हो, दो लोगों के बीच में जो झगड़ा सालों से चलता आ रहा है, दो कौमों में, जैसे कि हिंदू मुसलमानों में किसी बात पर, एक बात पर कोई झगड़ा चलता आता है सालों से, तो उसको हम कंट्रोवर्सी कहते हैं। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी महमूद गजनवी के बारे में बहुत लोग अलग अलग ख्याल लेके करते रहते हैं। कोई कहता है ये इस्लाम फैलाने आया था, कोई कहता है ये हिंदुओं की यहाँ से दौलत लूटने आया था। बस ये दो कंट्रोवर्सी और क्रिटिसिज्म चल रही है, कोई इसका रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन चल रही है तो चलने दो, आपको क्या है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल्स, ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये सही है या गलत है, एक दूसरे को मतलब कि बातें करते रहते हैं। क्रिटिसाइज फॉर डिस्ट्रॉइंग हिंदू टेम्पल्स एंड आइडल्स, इसने तबाही मचाई, हिंदुओं के मंदिरों के तोड़ा, उनको तबाह किया और क्रिटिसाइज किया डिस्ट्रॉइंग हिंदू टेम्पल्स एंड आइडल्स। ये तनकीद चल रही है, तबाह करना हिंदू के टेम्पल्स और आइडल्स को। ये किया था उसने या नहीं किया था, ये कंट्रोवर्सी है। मैसैक्रीज का मतलब होता है कि एक किस्म का शिर पसंद, तबाही मचाने वाला, नुकसान करने वाला। अक्यूज्ड ऑफ मैसाक्रिंग हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, हिंदू हैं और हिंदुओं में एक दूसरी कौम है, एक बड़ा फ़िरका है, एक बड़ी इनका हिंदुओं का एक कौम है बुद्धिस्ट। ये हिंदू और बुद्धिस्ट ये दोनों अलग अलग कौमें हैं, हिंदुओं की पार्टियां, ये हिंदू हैं। ये मतलब कि जैसे हमारे यहाँ होता है सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी, ऐसे पार्टियां ना होते, इसी तरह। तो इसको ये इस पर इल्ज़ाम है कि ये मैसैक्रिंस मतलब कैसे नुकसान किया था हिंदुओं का, बुद्धिस्ट का। बुद्धिस्ट ये कौम है, लोग थे, इंसान थे, तो ये बुतों की पूजा करते थे। और हिंदुओं भी मैसाक्रेसिंग मतलब कि ये शिर पसंद था, मतलब कि ये नुकसान कर रहा था, ये गड़बड़ कर रहा था, ये उल्टे सीधे काम, मतलब कि ऐसा लिखा हुआ है कि सीधी भाषा में आपको मैं सैंपल करके बताता हूँ उर्दू में। इसके लिए मुझे ऐसे लफ्ज़ यूज़ करने पड़ते हैं कोई के लिए कि इस पर ये इल्ज़ाम और कंट्रोवर्सी है, क्रिटिसाइज़ चल रहा है। और तीसरे नंबर पर क्रिटिसाइज और कंट्रोवर्सी इसके ऊपर ये चल रही है महमूद गजनवी के ऊपर के प्लंडर, क्रिटिसाइज फॉर द प्लंडरिंग इंडियन वेल्थ। ये भी एक तनकीद चल रही है, कर रहे हैं लोग कि प्लंडर किया, इसने लूट मार की थी, लूट लिया था, इंडिया की दौलत को लूटने आया था, ये इस्लाम फैलाने नहीं आया था। ये कंट्रोवर्सी भी चल रही है। देखें अभी ये यहाँ पर किताब लिखे हुए हैं कि ये महमूद गजनवी पर बुक्स लिखी हुई हैं, हिस्ट्री ऑफ येमेनी बाय उत्बी, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप ऐसे। ठीक है, तो ये महमूद गजनवी का लेक्चर था। तो कीप वाचिंग, स्टे कनेक्टेड, लाइक कमेंट शेयर। कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये था ऑल अबाउट महमूद गजनवी का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। यही चीज़ें होती हैं, इनको घुमा फिरा के लिखना होता है, लेकिन सिंपल वर्ड में हम जो बातें कर रहे हैं इसको लिखना होता है। मैंने जो बातें की ना, अगर ये मैं लिखूँगा ना इंग्लिश में सिंपल वर्ड्स में, तो ये 3-4 पेज आराम से फिल हो जाएंगे, भर जाएंगे। तो ये तो हम की पॉइंट्स और आउटलाइन के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं।
मैं जो लफ्ज़ बोल रहा था ज़्यादातर लफ्ज़ यहाँ पर लिखे नहीं हैं, तो इसके लिए वो लफ्ज़ लिखने पड़ेंगे। तो हमारे 2-3 पेज अच्छी तरीके से भर जाएंगे तो ये पेपर हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। कमेंट में वो चीज़ें पूछें जो कि इससे रिलेवेंट हो, और CSS से जो भी CSS के क्वेश्चन पेपर हैं सेंड करें कमेंट में, मैं उसको आंसर करके आपको सेंड करूँगा। थैंक यू, बाय।